इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है ओशियन की बहुत ही ज्यादा गहराई में दिखाते हुए। समुद्र की सतह पर केपलर नाम का एक बहुत ही बड़ा मिशन चलाया जा रहा था। ये पूरा मिशन टायन इंडस्ट्री करा रही थी, जो ओशियन के अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते और विभिन्न प्रकार के खजानों की खोज करते। टायन इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा फेमस थी इन सारे मामलों में, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से अच्छे रिजल्ट दिए होते हैं और केपलर नाम के मिशन के अंदर वो सब भी यही करने वाले थे। सतह के ऊपर वो पूरा एक बेस होता है जिसके अंदर अलग अलग वैज्ञानिक अपनी रिसर्च किया करते। हमें तो अब केपलर नाम के उसी मिशन के अंदर नोरा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है, जो कि एक क्रू मेंबर थी और इस मिशन को कंप्लीट करने में मदद कर रही होती है। नोरा तो हमेशा की तरह अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही थी। उन सभी को फ्रेश होने के बाद सारे मशीन्स की जांच करनी थी और अपने हर दिन के रिपोर्ट्स इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर में भेजना होता था। लेकिन उस दिन नोरा के साथ कुछ अजीब होने लगा। वो जैसे ही सोकर उठती है तभी अचानक उसे कुछ आवाजें आने लगी, जिसके बाद अचानक सीलिंग से थोड़ा सा लीकेज होने लगता है। नोरा शायद इस बात को समझ गई थी, पर काफी देर हो जाती है। उस चैम्बर के अंदर बहुत सारा प्रेशर नीचे गिर गया था, जिससे कि पानी अंदर आने लगा और देखते ही देखते चैम्बर डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ जाता है। नोरा तो अपनी जान बचाकर आगे वाले चैम्बर में जाने लगी, क्योंकि वो सेफ था। अब इस चैम्बर के अंदर पहले से ही कई सारे मेंबर्स मौजूद होते हैं जिनकी जान अब खतरे में थी। नोरा जब आगे बढ़ती है तो उसे रीगो नाम का अपना एक दोस्त दिखाई दिया। वो तो फिलहाल के लिए उसे अपने साथ लेती है और दूसरे वाले चैम्बर की तरफ जाने लगती है। उन दोनों को जल्द से जल्द आगे वाले चैम्बर का दरवाजा बंद करना होगा, नहीं तो चैम्बर में हुए इस तरीके के डिस्ट्रक्शन के कारण बाकी सारा प्रोजेक्ट ही खराब हो जाएगा। नोरा रीगो के साथ बहुत ही जल्द से जल्द उस दूसरे चैम्बर में पहुंचने की कोशिश करती है। उनकी स्पीड कम हो चुकी थी क्योंकि वो चैम्बर बहुत हिल रहा था। फिर भी वो दोनों किसी भी तरीके से दूसरे चैम्बर में पहुंच जाते हैं, पर अफसोस उसका कंप्यूटर और कंट्रोलर काम नहीं कर रहा था, जिसकी मदद से उस चैम्बर के एयरलॉक सिस्टम को ऑन किया जा सके। वो दोनों तो साफ साफ देख पा रहे थे कि चैम्बर टूटता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, यानी उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। नोरा ने तुरंत ही उस मशीन को ओपन किया और उसके अंदर क्या एरर्स है उसे फिक्स करने लगी। रीगो तो डर के मारे चिल्लाने लगा था, पर नोरा उसे शांत कराती है। वो पूरा कंसंट्रेट करने लगी और आखिरकार उस मशीन की एरर को ठीक कर देती है। नोरा तो अब एक बटन दबाने से दूर थी जिससे कि वो पूरा सिस्टम एयरलॉक हो जाए। वो दोनों इसीलिए रुके थे क्योंकि बाकी मेंबर्स भी अभी उस जगह पर मौजूद होते हैं, जो अब लगातार उस दूसरे वाले चैम्बर की तरफ भागते हुए आ रहे थे। लेकिन नोरा ने कह दिया कि हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। अगर वो दोनों जरा भी लेट हुए तो ये चैम्बर भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमें पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हुए ये दरवाजा बंद ही करना होगा। कोई और चारा ना होने के कारण नोरा ने उस दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे वहाँ पर मौजूद जो भी लोग फंसे हुए थे वो बुरी तरीके से मारे गए। अब ये चैम्बर तो एयरलॉक हो चुका था, लेकिन नोरा और रीगो को नहीं समझ रहा होता कि ये चीजें किस लिए हुई। हमने तो मिशन के अंदर सारी जांच पड़ताल की थी और एक भी सिस्टम खराब नहीं हुआ था। अब पता नहीं उन दोनों को बाहर की तरफ से कुछ साउंड वेव्स आते हैं। ये साउंड वेव्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज थे, जो पहली बार वो सुन पा रहे होते हैं। फिर भी इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए रीगो सिर्फ इतना कहता है कि जरूर लैंडस्लाइडिंग हुई होगी, जिससे कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट जिस सतह पर खड़ा हुआ है वो थोड़ा सा हिल गया होगा। नोरा भी यही मानने लगी कि लैंडस्लाइडिंग हुई है। अब वो दोनों तो बाकी लोगों के पास जाने लगी कि आखिर किन्हें बचाया जा सकता है। नोरा सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर अपनी लोकेशन देखती है और फिर बाकी लोगों के पास जाने के लिए रेडी हो जाती है। साथ ही साथ ये भी पता चला कि उस पूरे चैम्बर का ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है, यानी उन्हें ये मिशन अबॉर्ट करना होगा और वापस ऊपर की तरफ जाना होगा। लेकिन ऊपर जाने के लिए उन्हें एस्केपिंग पॉड चाहिए होगा, जो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को झेल सके, क्योंकि वो सभी मिशन के लिए ओशन की इतनी गहराई पर थे जहां अगर प्रॉपर इक्विपमेंट के बिना बाहर नहीं गए तो हाई प्रेशर के कारण वो क्रश हो जाएंगे। यही ध्यान रखते हुए इस पूरे चैम्बर को डिजाइन किया गया था। लेकिन अब लग रहा होता है कि ये भी इसके सामने कुछ नहीं। नोरा और रीगो जब एक प्लेस की तरफ जाते हैं जहां बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वहां पर तो पॉल नाम का उनका एक मेंबर फंसा हुआ था। उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है, इसीलिए वो दोनों मिलकर पॉल को रेस्क्यू करते हैं। पॉल भी बोल रहा था कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि एस्केपिंग अलार्म बजने लगे थे और इसका इशारा साफ है कि ये जगह अब बहुत खतरनाक हो गई है। उन दोनों ने पॉल को लिया और सीधा आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर पर उनकी मुलाकात कैप्टन लुइस से होती है, जो अभी भी जिंदा थे।
उन्होंने भी नोरा से कहा कि हमें एस्केपिंग पॉड तक किसी भी हालत में पहुंचना होगा। नोरा ने तो जल्द से जल्द एस्केपिंग पॉड रेडी करने की परमिशन दे दी थी, पर बहुत सारे चेम्बर्स खराब होने के कारण अब एस्केपिंग पॉड तक भी पहुंचना मुश्किल था। फिर भी वो चारों छोटी छोटी सकरी जगहों से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारे मेंबर्स दिखाई दिए जो मलबे के अंदर दबकर मारे जा चुके थे। अब उनके लिए वो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आगे बढ़ना ही सही था। पर उन सभी को कुछ अंदाजा नहीं था कि इतने डीप वाटर में उनका कोई इंतजार कर रहा है जो एक एक इंसानों को बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देगा। कैप्टन लुइस तो नोरा को बता रहे थे कि तुम्हें किसी भी हालत में कंट्रोल रूम में जाना होगा, वहीं से सारी एक्टिविटीज कंट्रोल की जाएंगी और हमारे 2 मेंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं। नोरा तो मैनुअली बहुत सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रही थी और वहाँ के दरवाजे ओपन करके आगे बढ़ती है। उसके रास्ते में कई सारे रुकावटें आ रही थी क्योंकि चैम्बर टूटने की वजह से उसका असर कई जगहों पर पड़ा था। नोरा को बार बार पता नहीं बहुत अजीब तरीके के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेंज थे और बाहर की तरफ से आ रहे थे। नोरा ने तो फिलहाल के लिए इस सिग्नल के बारे में बाकी लोगों को नहीं बताया और डायरेक्टली कंट्रोल रूम की तरफ चली गई। उस कंट्रोल रूम के अंदर पहले से ही एमिली और लिम नाम के 2 मेंबर्स मौजूद थे। वो दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही थी उसमें उन्हें भी नहीं कुछ सोचता कि वो क्या करे। नोरा वहाँ पर पहुंची और बाकी सारे टीम मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ एमिली उन्हें डेटा प्रोवाइड करती है कि पूरे चैम्बर का पावर सोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है। इतनी ज्यादा डैमेज होने के कारण उनके पास ज्यादा एनर्जीज नहीं बची हैं और शायद कुछ दिनों के अंदर यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाए। एक तरीके से सिस्टम उन्हें अलर्ट भी देने लगा था कि ये पूरा बेस सेंटर खत्म हो जाएगा कुछ ही घंटों के अंदर। और एक बार कंट्रोल रूम के अंदर भी दरार आना स्टार्ट हो गई तो कोई नहीं बच पाएगा। इसी वजह से कैप्टन लुइस एक आइडिया सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बेस सेंटर डिस्ट्रॉय होने ही वाला है तो हमें यहाँ से निकलकर कहीं और जाना चाहिए। अब यहाँ वो सभी ऊपर की तरफ तो नहीं जा सकते क्योंकि सिग्नल भी नहीं मिल रहे होते और इस तरीके से डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाना मतलब मौत को चेतावनी देना। इसीलिए कैप्टन लुइस ने एक आइडिया सामने रखा कि हम यहाँ से होते हुए एक दूसरे बेस सेंटर पे जाएंगे जो कुछ ही माइल्स की दूरी पर होगा। यानी उन सभी को वाटर सूट पहनकर ओशियन के तल पर से चलकर जाना होगा क्योंकि अब सभी साधन खत्म हो चुके हैं और एस्केपिंग पॉड भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। एमिली, लिन, नोरा और रीगू बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए क्योंकि इस तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रेशर में चलते जाना काफी खतरनाक था। जरा सी गलती और वो सभी के सभी मारे जाएंगे, पर उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। एमिली और लिम ने तो अपनी रिपोर्ट से ये भी बताया कि अब यहाँ का प्रेशर 10 डिग्री बढ़ चुका है, यानी उनके ऊपर दबाव अब पहले से बहुत ज्यादा होगा। फिर भी उनके वाटर सूट ऐसे डिजाइन किए गए थे कि वो इतने प्रेशर को झेल सकें। उन लोगों के पास कोई और प्लान नहीं होता, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि कैप्टन लुइस के प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ा जाएगा। वो सभी अपने मॉनिटर पर उस दूसरे चैम्बर का लोकेशन सेट कर देते हैं जिसकी डायरेक्शन उन्हें पता चलती रहेगी। जल्द से जल्द उन लोगों ने वाटर सूट पहनना स्टार्ट किया। सभी एक एक करके रेडी होने लग जाते हैं और उनके एक चैम्बर को पूरा सतह के करीब लेकर जाया जा रहा था। उनके तो एलिवेटर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है जो ऊपर नीचे होती जा रही थी, पर ठीक से कमांड देने के बाद वो भी नॉर्मल बिहेव करने लगी। अब यहाँ पर उन सारे मेंबर्स को वाटर प्रेशर के एकदम सेम प्रेशर में आने के लिए सबसे पहले एक न्यूट्रलाइजेशन एरिया में जाना होता था। अब जैसे ही वो सभी एरिया में आ जाते हैं तो पानी अंदर की तरफ आ रहा था और धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन यहाँ नोरा तुरंत ही नोटिस करती है रीगो के सूट पर जहाँ पर एक छोटा सा क्रैक होता है। इसी वजह से नोरा जोर से चिल्लाने लगी कि इस एरिया को जल्द से जल्द बंद करो, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि रीगो की उस क्रैक की वजह से उसका पूरा सूट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। रीगो की तो बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई। नोरा तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और एक तरीके से वो खुद को गिल्टी मान रही थी क्योंकि जब उसे पता चल गया तो उसने देरी क्यों की ये बताने के लिए। पर लुइस उसे समझाते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, नहीं तो हम सब भी मारे जाएंगे। अब एलिवेटर में फिर से खराबी आने के कारण पॉल नाम का एक मेंबर नीचे की तरफ देखने चला जाता है। वो तो इस तरीके की वाटर एक्सप्लोरेशन में काफी ज्यादा माहिर था, इसीलिए वो एलिवेटर की उस पॉइंट पर चला गया जहाँ से सिग्नल्स आ रहे थे। पॉल ने जब देखा तो वहाँ कई सारे स्लाइमी सब्सटेंस मौजूद होते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेंज था जो आज तक उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। कैप्टन लुइस को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो पॉल को कह रहे होते हैं कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन पॉल उस जगह के थोड़ा और अंदर चला गया और उसे एक मस्कुलर चीज दिखाई दी। उस मस्कुलर चीज को जब वो टच करने के लिए जाता है
तो वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में यहाँ से वहाँ भागने लगी। साथ ही साथ वो पॉल के ऊपर हमला करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन पॉल के पास एक वाटर गन होती है जिसकी मदद से उसने अपनी प्रोटेक्शन की और उस अजीब से पानी के क्रिएचर के ऊपर फायर कर दिया। थोड़े समय बाद पॉल अपने चैम्बर के अंदर आ जाता है जो उसी क्रिएचर को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर आया था। सभी के सभी मेंबर्स उस क्रिएचर को देखकर एकदम चौंक गए क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी और ये एकदम अलग ही टाइप की स्पीशीज होती है जिसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई होती, यानी कि ये रेयर स्पीशीज से बिलोंग करती है। वो सभी मेंबर्स अब उस अनजान क्रिएचर की एनालिसिस करते ही रहते हैं, पर अगले ही मोमेंट में उनके कंट्रोल रूम के ऊपर कोई अजीब सी चीज आने लगी जिससे वहाँ के कई सारे सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर भी अब इफेक्ट पड़ने लगा था। तभी अचानक कई मेंबर्स को मिरर के थ्रू एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है। ये काफी हाइब्रिड लग रहा था जिसके अंदर मूविंग की बहुत सारी एबिलिटी होती है। नोरा को ये पता चल गया होता है कि जिस छोटे क्रिएचर को वो पकड़ कर लाए हैं जरूर वो कोई बेबी होगा और वो उसी क्रिएचर का बच्चा है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो क्रिएचर अपने बच्चे को हासिल करेगा ही। उसका स्ट्रक्चर बहुत अजीब लग रहा था, पर सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि उसके इस तरीके से हमला करने के कारण उनका वो चैम्बर उतनी ऊंचाई से सीधा ओशियन की तल पर गिरने लगा। जल्द से जल्द सभी मेंबर्स अपना सूट पहनते हैं ताकि पानी के अंदर जाने के बाद वो मारे न जाएं। और अब उन्हें उस जगह से दूर भी जाना होगा क्योंकि ऊपर से कई सारे मलबे नीचे गिर रहे थे। एक बार अगर इन मलबों के नीचे कोई आ गया तो उनका बचना नामुमकिन है। इसी वजह से एकदम सही टाइम पर सूट पहनकर सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। उनके पास तो एक और चैम्बर था जिसे रेस्क्यू के लिए बनाया गया था, इसीलिए अभी वो सब उसी की तरफ बढ़ने लगे होते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान लिम का ऑक्सीजन स्क्रबर खराब हो गया था, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होता। नोरा और कैप्टन लुइस लिम की मदद करते हैं वहां से बाहर निकलने में। उनके पास एक मूवर होता है जो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक लेकर जाता था, इसीलिए सभी उसके ऊपर बैठ गए और लगातार आगे बढ़ने लगे। लेकिन नोरा को महसूस हो रहा था कि बाहर की तरफ से कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है और ये वही खतरनाक क्रिएचर था जो अपने बच्चे को बचाना चाहता है। उस चैम्बर में भी कई सारे डैमेजेस थे जिससे कि आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। उन्हें तो अब किसी भी हालत में आगे छोटे से रास्ते से ही जाना होगा। सभी उस मूवर वाली मशीन से उतर जाते हैं और पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। वो रास्ता बहुत सकरा हो चुका था लेकिन इतने लोग आसानी से जा सकते हैं। कैप्टन लुइस ने हर एक मेंबर की सेफ्टी के लिए एक दूसरे से वायर बांध दिए थे जिससे कि मुसीबत में वो उनकी मदद कर सकें। धीरे धीरे वो सब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पॉल को पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी। वो तो जाकर वहां पर देखने लगा और अपने मेंबर्स को भी बताता है, पर अचानक हमें पता चला कि पॉल को कोई पानी के अंदर खींच रहा है। कैप्टन लुइस भी इस बात को देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले पॉल को उसका सूट पहनाया। पर अफसोस वहां पर वो क्रिएचर आ चुका था जिसने कि पॉल से जुड़े हुए वायर को पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगा। वो तो पॉल के दोनों पैरों को ही काट देता है जिससे कि उसका सूट फट गया और बेचारा वो वहीं पर मारा गया। बाकी लोग ये डरावना मंजर देखकर इतना ज्यादा डर गए कि वो इसके लिए रुकते ही नहीं और सीधा सिक्योरिटी वाले चैम्बर की तरफ भागने लगते हैं। वो क्रिएचर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता था और एक तरीके से वो इन सारे मेंबर्स को अपना दुश्मन मानता है। बाकी बचे हुए लोग सिक्योरिटी चैम्बर में पहुंचते हैं और नोरा को दुख था कि उसने अपने एक और दोस्त को खो दिया। वो लिम की देखरेख कर रही होती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन स्क्रबर खराब था तो उसे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है पानी के अंदर। कैप्टन लुइस अपनी एनालिसिस के हिसाब से बताने लगे कि ये जगह भी ब्लास्ट होने वाली है क्योंकि यहाँ के मिरर्स काफी कमजोर हो चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लिम जो कि बहुत घायल हो चुका था वो उन सभी से कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारी कमजोरी बन जाऊंगा। लेकिन कैप्टन लुइस और नोरा इस बात के लिए राजी नहीं होते। उन्होंने लिम की मदद करने की ठानी और उसे लेकर पानी में उतर गए। उन्हें अब किसी भी हालत में टारगेटेड चैम्बर तक पहुंचना होगा सेफ्टी के लिए, इसीलिए वो पानी की तल पर बहुत ही जल्दी जल्दी चलने लगे। पर अचानक थोड़ी देर बाद उन्हें अपने आसपास कोई तो दिखाई देता है। ये वही खतरनाक क्रिएचर था जो अपने बच्चों को बचाना चाहता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी जो चंद सेकंड्स में कहीं दूसरी तरफ पहुंच जा रहा था। कैप्टन लुइस ने अपने मेंबर्स को कमांड दिया कि आप सभी लोग टॉर्च और लाइट्स बंद कर दो जिससे कि वो क्रिएचर हमें ना देख पाए। थोड़ी देर तक तो सब नॉर्मल रहता है, लेकिन तभी अचानक उस क्रिएचर ने लिम के ऊपर हमला कर दिया और उसे पकड़ते हुए अपने गुफा के अंदर लेकर चला गया। कैप्टन लुइस और नोरा भी सीधा उनके पीछे जाते
हैं अपने दोस्त लिम को बचाने के लिए, लेकिन उस क्रिएचर ने लिम को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया था। कैप्टन लुइस जैसे ही थोड़ा अंदर जाते हैं तो उन्हें लिम जिंदा मिल गया था, जिसे कि वो जल्द से जल्द बाहर निकालकर एक सेफ जगह पर रख देते हैं और उस क्रिएचर पर भी नजर रखते हैं जो उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकता था। कैप्टन लुइस और नोरा अभी भी वायर से कनेक्टेड होते थे क्योंकि उन्हें एक दूसरे को प्रोटेक्ट जो करना था, पर अचानक अब उसी क्रिएचर ने कैप्टन लुइस पर हमला कर दिया और वो उसे सीधा पकड़कर लेके जाने लगा। नोरा भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि वो वायर से कनेक्टेड थी। दोनों के सूट को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ होता है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हाई प्रेशर के कारण वो दोनों मारे जाएंगे। कैप्टन लुइस अब हमला करते जा रहे थे उस क्रिएचर के ऊपर ताकि वो उसे छोड़ दे और वो लोग चैम्बर में भाग जाएं, पर उस क्रिएचर ने तो अपने नुकीले दांतों की मदद से नोरा पर हमला करना स्टार्ट किया। कैप्टन लुइस भी अब उसके ऊपर आ जाते हैं और क्रिएचर को काफी मारते हैं, पर अब उस क्रिएचर ने कैप्टन को जकड़ लिया था और वो सीधा उन्हें डीप वाटर में लेकर जाने लगा। ये समुद्र तल का वो हिस्सा था जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है और उनका सूट इतने ज्यादा प्रेशर के लिए नहीं बनाया गया था। इसी वजह से अगर वो दोनों इसके अंदर एंटर किए तो एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। यहाँ कैप्टन लुइस को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने नोरा की जान बचाने के लिए खुद को उससे अलग कर दिया। वो क्रिएचर कैप्टन को अब अंदर की तरफ लेकर चला जाता है और खत्म कर देता है। वहीं नोरा कम प्रेशर वाले इलाके में चली गई थी और थोड़ी देर तक तो वो बेहोश ही रही। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो पास ही वाले एक रेस्क्यू पॉड के अंदर जाने लगी जहाँ पर कैप्टन लुइस रहा करते थे। अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले अपने कपड़े बदलती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। यहाँ का पानी सच में काफी ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन अब नोरा जानती थी कि इतने सारे मेंबर्स में से अब सिर्फ एक ही बची हुई है जो कि एमिली थी और वो उसी पहले वाले कंट्रोल रूम के अंदर है। नोरा ने बहुत ट्राई किया एमिली से कनेक्ट करने का, लेकिन वो नहीं कर पाती। वो सारे मैसेजिंग सिग्नल्स खराब हो चुके थे, उसके पास अब कुछ भी नहीं था कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन नोरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती। उसने तो मैप के ऊपर डायरेक्शन सेट किया कि उसे कहाँ जाना है और वहाँ पर तो एक बहुत ही पुराना सूट रखा हुआ था जिसे वो पहन लेती है और अपना एक छोटा सा प्लान बनाकर आगे बढ़ने लगती है। नोरा को अंदाजा था कि वो खतरनाक क्रिएचर मुझ पर हमला करने की जरूर कोशिश करेगा, इसका भी उसके पास एक सॉल्यूशन होता है। नोरा के पास एक फ्लेयर गन भी मौजूद थी जिसकी मदद से वो एमिली को बता सके कि वो इस जगह पर है। जैसे ही नोरा थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उसे एमिली के चिल्लाने की आवाज आने लगी। एमिली तो अपने घायल बॉयफ्रेंड लिम को लेकर आगे बढ़ रही होती है और जैसे ही उसने नोरा के सूट से निकलती हुई रोशनी देखी तो एमिली काफी डर गई, बट नोरा उसे तुरंत ही जाकर शांत कराती है क्योंकि चिल्लाना यहाँ पर खतरनाक हो सकता था। उस क्रिएचर को हमारी लोकेशन का पता नहीं चलना चाहिए। नोरा ने एमिली को साफ साफ बताया कि हम तुम्हारे घायल बॉयफ्रेंड का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले उसे खींचते हुए टारगेटेड चेंबर तक पहुंचना होगा। एमिली नोरा की बातों से थोड़ा सा शांत हो जाती है और अब धीरे धीरे वो दोनों सतह के ऊपर से चलने लगे थे। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं ताकि उनका ध्यान डाइवर्ट रहे, क्योंकि इस जगह पर इतना प्रेशर होता था और ये बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ बहुत ही अजीब स्पीशीज के जानवर रहते हैं। उन दोनों ने अपने ठीक पीछे वायर की मदद से घायल पड़ी हुई लीन को बांध दिया था। धीरे धीरे जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो उस चैम्बर के पास आखिरकार पहुंच ही गए। वो एक बहुत ही बड़ा चैम्बर था जहां नेशनल मिशन किए जाते थे अंडर वाटर। अब यहाँ कंप्यूटर में एक्सेस लेने के बाद वो उसके अंदर चले जाते हैं। उन तीनों को लगा कि ये चैम्बर एकदम सेफ होगा, पर बाद में वो पूरी तरीके से शॉक हो गए। अलग टाइप के एलियन क्रिएचर स्पीशीज उस चैम्बर की छत के ऊपर बैठे हुए थे, जो शायद देखकर लग रहा होता है कि हाइबरनेशन पे है। नोरा फिलहाल के लिए एमिली को कहती है कि जरा भी आवाज मत करना और अपने सारे लाइट्स बंद कर दो जिससे कि ये क्रिएचर उठे ना। एमिली ये सब करती तो है, पर अचानक उसका ऑक्सीजन अलार्म बजने लगा था। इस आवाज को सुनकर एक क्रिएचर जिंदा हो जाता है और उसने सीधा अपने बड़े बड़े टेंटिकल की मदद से नोरा को पकड़ लिया। नोरा तो एमिली को कहने लगी कि तुम लिम को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये सभी क्रिएचर्स अपने हाइबरनेशन से उठने वाले हैं। एमिली डर कर वहाँ से भागने लगती है। नोरा तो इतने क्रिएचर्स के बीच अब बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी थी। अच्छी बात तो ये हुई कि नोरा के हाथ में एक फ्लेयर गन थी, जिसकी मदद से उसने अपने सामने हमला करने वाले एलियन के मुंह के अंदर फायर कर दिया। ये फ्लेयर गन पानी के अंदर भी अच्छे से काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। नोरा तो अपने दूसरे बुलेट को भी फ्लेयर गन के अंदर डालने लगी, पर वो नोटिस करती है कि वो सभी क्रिएचर जो एक समय पे उस पर हमला कर रहे थे
वो दूसरी तरफ जाने लगे हैं। नोरा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो बहुत ही खतरनाक थी, इसीलिए वो फ्लेयर गन की मदद से सामने की तरफ फायर करती है। फ्लेयर गन अच्छी तरीके से दिखाता जा रहा था कि आगे क्या है, तभी हमें पता चला कि उस जगह पर सबसे बड़ा क्रिएचर मौजूद है और ये एक एंशिएंट क्रिएचर था जो सालों पहले लुप्त हो चुका है। नोरा को जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ तो वो वहां से डरकर भागने लगी। चैम्बर के अंदर भी अब बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं जिससे कि उसकी हालत खराब हो गई थी, पर एमिली उसकी मदद करती है अंदर आने में। नोरा अब उस पानी के प्रेशर से अलग होकर चैम्बर के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने सबसे बड़ा खतरा तो देख ही लिया था जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। और उस एंशिएंट क्रिएचर के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इस पूरे अंडरग्राउंड बेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एमिली और लिम जल्द से जल्द नोरा को अंदर रेस्क्यू करते हैं और उसके हेलमेट को तोड़ते हैं क्योंकि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था और वो सांस ही नहीं ले पा रही होती। एमिली ने तो एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसके हेलमेट को तोड़ा जिससे कि नोरा सांस ले सके। वो तीनों सही सलामत तो थे, पर असली खतरा तो बाहर की तरफ था जो लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा है। नोरा को इस बात का अंदाजा था, इसीलिए वो लिम और एमिली को बताने लगी कि हमें एस्केपिंग पॉड की तरफ जाना होगा और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। नोरा तो अब मैप के ऊपर चेक करने लगी कि वो सारी चीजें कहाँ पर मौजूद हैं और एस्केपिंग पॉड वाली लेबोरेटरी जाने के लिए सही है कि नहीं। पर यहाँ थोड़ी देर के अंदर नोरा के साथ साथ एमिली और लिन भी देखते हैं कि उनके चैम्बर के ठीक सामने वही बड़ा सा क्रिएचर मौजूद था। वो पता नहीं कुछ अजीब से वाइब्रेशन निकाल रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि हमला करने ही वाला है, इसीलिए वो तीनों बहुत ही जल्दबाजी करने लगे वहां से जाने के लिए। छोटे छोटे क्रिएचर्स तो कई सारे चैम्बर को डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे, जिससे कि अब कंट्रोल सेंटर और एस्केपिंग पॉड वाले लेबोरेटरी में भी पानी भरना स्टार्ट हो गया। नोरा तो अब मैप के रास्ते को फॉलो करते हुए उस एस्केपिंग पॉड तक पहुंच तो जाती है, पर उसने डिस्कवर किया कि जाने के लिए सिर्फ 2 ही एस्केपिंग पॉड काम कर रहे हैं, बाकी एस्केपिंग पॉड खराब हो चुके थे। पर ये बात वो अपने बाकी दोनों मेंबर्स को नहीं बताती। उसने तो जल्द से जल्द एमिली और लिम को कहा कि तुम दोनों एस्केपिंग पॉड के अंदर बैठो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। सबसे पहले लिम को अंदर बिठाया क्योंकि वो घायल था। उसे अंदर बिठाकर एस्केप कर दिया उस पॉड की मदद से, ताकि वो इस दूर से होते हुए पानी के एकदम ऊपर चले जाए। लेकिन जब नोरा एमिली को अंदर जाने के लिए कहती है तो एमिली को कुछ शक होने लगा। उसे पता चल चुका था कि नोरा उससे झूठ बोल रही है और उसके वापस आने के चांसेस एकदम 0% है। पर नोरा ने तो अब एमिली को ही मारना स्टार्ट किया और उसे एस्केपिंग पॉड के अंदर भेजकर वो बंद कर दिया, जिससे अब एमिली भी ऊपर की तरफ जाने लगी होती है। नोरा ने यहाँ पर अपनी एंडिंग एक्सेप्ट कर ली थी, पर तभी वो मॉनिटर पर देखती है कि छोटे छोटे क्रिएचर्स एमिली और लिम के एस्केपिंग पॉड का पीछा कर रहे हैं। इस तरीके से तो वो दोनों सही सलामत नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए अब नोरा को कुछ न कुछ तो सोचना होगा। नोरा ने इतना तो एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मर जाए, लेकिन उसके दोस्तों की जान बचनी चाहिए। और तभी नोरा को एक बात याद आती है जो कैप्टन लुइस ने उसे बताया था। इस पूरे बेस के अंदर एक ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जिसकी मदद से यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और सिस्टम्स चला करते थे। अगर उस न्यूक्लियर प्लांट को लिमिट से ज्यादा चलाया जाए तो उसके अंदर रिएक्शन हो सकता था, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और शायद यही ब्लास्ट इन क्रिएचर्स को खत्म कर सकता था। नोरा ने तो इस बारे में जरा भी नहीं सोचा और उसकी लिमिट को पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर अब हद से ज्यादा गर्म होने के कारण उसके अंदर रिएक्शन होता है और देखते ही देखते एक ऐसी पावरफुल एनर्जी निकलने लगी थी जो सबसे पहले पूरे बेस को ब्लास्ट करती है और धीरे धीरे उन क्रिएचर्स को भी अपने चपेट में लेने लगती है। छोटे छोटे क्रिएचर्स मारे जा चुके थे, यहाँ तक कि उनकी मदर जो इतनी ज्यादा बड़ी होती है वो भी इस धमाके के अंदर आकर मारी गई थी। यानी कि एक एंशिएंट क्रिएचर जो इतने सालों से पानी के अंदर छुपा हुआ था, उसे तो एक लेडी ने दिमाग लगाकर खत्म कर दिया। यानी कि अगर वुमेन चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सिर्फ उसे अपने आप पर विश्वास रखना है। पर यहाँ नोरा की लाइफ भी बहुत बुरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। एमिली और लिम उस एस्केपिंग पॉड से होते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं और उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया था। इस पूरे इंसिडेंट की खबर अब चारों तरफ फैल गई, लेकिन टियान इंडस्ट्री ने इस केस से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो फुटेजेस मिटा दिए थे, जिससे इन्वेस्टिगेशन के कारण उनके ऊपर कोई सवाल ना उठे। फिर भी ये घटना इतिहास के पन्नों पर छप गई थी। एमिली और लिम ने भी बयान दिया और उस एंशिएंट क्रिएचर के बारे में बताया, जिससे कि इंसानों को एक नई
प्रजाति के बारे में पता चला था जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। टायन इंडस्ट्री गवर्नमेंट के इस केस से तो बच जाती है, लेकिन अब लग रहा था कि वो इन फ्यूचर ऐसे ही मिशन करने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्री को अंदाजा हो चुका है कि ऐसे अजीब टाइप के क्रिएचर्स पानी की इतनी गहराई पर मौजूद हैं। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।